हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सिनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है शिकार। यह रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। तो कॉमिक्स को शुरू करते हैं दोस्तों। देर रात जब कोई बैग किसी घर की चार दीवारी से बाहर फेंक जाए और तब अगर कोई लड़का उस बैग को थामने के लिए चार दीवारी के बाहर खड़ा हो तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो उस घर में चोरी हो रही है या फिर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को उसके घर से भगा रहा है। पहली बार घर से भाग रही हूँ, एक सेल्फी तो बनती है। अपने घर की चार दीवारी से बाहर कूदने के तुरंत बाद छाया हरीश की कार में आ जाती है। बहुत देर लगा दी तुमने छाया। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं हरीश। तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं मैंने, और मैं कभी झूठी कसम नहीं खाती। वैसे ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। जंगल। अच्छा जी, और हम जंगल में रहेंगे कहाँ। जंगल में ही बनी है एक रिहायशी कॉलोनी में। हम 2 कमरे के एक छोटे पर अच्छे से क्वार्टर में रहेंगे। क्वार्टर? हाँ, जंगल में क्वार्टर। तुम पागल तो नहीं हो गए हो। नहीं मेरी माँ, मैं पागल नहीं हुआ। जंगल में हमारे रहने के लिए क्वार्टर का इंतजाम विजय ने किया है। विजय कौन? तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड दोस्त। थोड़ी देर बाद लड़ाम। छाया तुम ठीक तो हो ना? बचाओ। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक से तुम्हारा संतुलन कार पर से छूटा कैसे? DRC न्यूज ऑफिस। शैली पाठक, एक क्राइम रिपोर्टर जो DRC न्यूज के लिए काम करती थी। उसे किसी भी कीमत पर जल्द ही जल्द NSG पर मिल रही लाशों को लेकर अपने अटकल को पूरा करना था। अरे थोड़ा आराम से यार शैली, कीबोर्ड तोड़ने का मन बना रखा है क्या तुमने? आर्टिकल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारा? आर्टिकल तो ख़त्म हो गया, पर कुछ सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। कैसे सवाल? मैं पुलिस स्टेशन गई थी तो NSG पर मिलने वाली लाशों की जानकारी इकट्ठा करने पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे किसी ऐसी लड़की छाया के गायब होने की जानकारी मिलेगी जो किसी पिछले दिन आपके घर से भाग निकली थी, वो भी अपने उस बॉयफ्रेंड हरीश के साथ। इसकी लाश ने शहर में सनसनी फैला दी थी। क्या उसकी भी मौत हो गई? और अगर वास्तव में उसकी मौत हो गई तो उसकी लाश के साथ क्या हुआ? कहाँ गई उसकी लाश? आखिर छाया गई कहाँ? अगर छाया हरीश की मौत के वक्त उसके पास थी तो उसके साथ क्या हुआ? सवाल तो मेरे मन में भी कई सारे हैं शैली। हाँ करेगी कि ना। जितनी भी सीरियस टॉपिक पर बात हो रही है तुम्हारी बकवास शुरू हो ही जाती है। दूसरा भी आता होगा। ओ मजनू, शैली पर चास मारना बंद कर और लाइन में लग जा। मैं पहले ही नंबर लगाए बैठा हूँ कि अब मिस शैली मुझे एक मौका दे। तू कहाँ बीच में घुस जा रहा है? तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं क्या? जब देखो तब मुझे परेशान करने चले आते हो। काम तो बहुत है, लेकिन आज का हमारा काम फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो फिर घर जाओ। मुझे क्यों तंग कर रहे हो? शैली, रात काफ़ी हो गई है। दे ऐसे में तुम्हारा अकेले घर जाना सही नहीं है। तुम अपनी कार यहीं पार्किंग एरिया में छोड़ दो। मैं या श्रीकांत दोनों में से कोई एक तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देंगे। क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ? क्या आज से पहले किसी क्राइम रिपोर्टर को रात ज़्यादा हो जाने की वजह से तुम दोनों ने डरते हुए देखा है? क्राइम रिपोर्टिंग का काम
वक्त नहीं देखता। जरूरत पड़ने पर क्राइम रिपोर्टर रात के 2-3 बजे भी अकेले ही सुनसान जगहों पर जा पहुंचते हैं ताकि उनके हाथ कोई धमाकेदार खबर लग जाए। और वैसे भी रात इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है कि मेरे अकेले घर जाने पर तुम दोनों को मेरी फिक्र करनी पड़े। जमाना सही नहीं है मैडम। अच्छा सुनो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जाओ। इतनी रात गए लड़कियों के साथ साथ लड़कों का भी अकेले घर जाना सही नहीं। करवा ली ना बेइज्जती, ये लड़की नहीं सुधरेगी। क्राइम रिपोर्टिंग के अपने काम में शैली का सामना खतरनाक अपराधियों व असामाजिक तत्वों से होना तय था। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए शैली ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर खरीदा था। वैसे शैली ने प्रोफेशनल फाइटिंग की भी ट्रेनिंग ले रखी थी। कलारियापट्टू की कला में परंपरागत होने के लिए शैली ने अपने जीवन को कुछ साल सिर्फ और सिर्फ कलारियापट्टू के सिखाने वाले एक संस्थान में गुजारे थे। इसके अलावा वो किक बॉक्सिंग में भी उस्ताद थी। एक वक्त में 10-12 लोगों से फाइट करो शैली के लिए बच्चों का खेल था। डरा करो, किसे मानना है जो मुझसे उलझेगा। अगर NHC पर मिल रही लाशों की रहस्यमय गुत्थी को सुलझाना है तो मुझे खुद NHC पर जाना होगा, वो भी रात के वक्त। हाँ पता है, तुर्रम खान की पोती हो तू। शैली ने रिस्क ले लिया था। खाना खा रही है वक्त पर तू। अरे यार मम्मा तुम पकाओ मत यार। फिर पूछेगी शादी का क्या सोच रही है। मैं रखती हूँ अब। सिर्फ 2 सेकंड के लिए शैली का ध्यान हटा और कार से कुछ टकराया है। मुझे देखना होगा कहीं वही खतरा तो नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं नजर आ रहा है। इतनी जल्दी कोई गायब तो नहीं हो सकता। कहीं मेरा कोई भ्रम तो नहीं था। हिलना मत वरना गोली मार दूंगी। ला ला ला। ये तो कोई पागल सी लग रही है, बुरी तरह जख्मी। क्या यही मेरी कार से टकराई थी? आंखों के नीचे जो जख्म है उससे यह लगता है कि किसी ने इसे घूंसे मारे हैं। कौन है यह? कहीं छाया तो नहीं? उसकी तस्वीर मैंने एक बार देखी थी पुलिस स्टेशन में। मुझे ये उसके जैसी तो नहीं लग रही। गंदा जादूगर आएगा, राजा को मार खाएगा, रानी को भी खा जाएगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो मार डालेगा, वो मार डालेगा, सबको मार डालेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये तो बेहोश हो गई। इसकी हालत बहुत ख़राब है, परंतु मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड से बाहर निकाल गूगल मैप्स पर हॉस्पिटल्स नियर मी सर्च करना होगा। शिकार। लगभग 10 मिनट के बाद इमरजेंसी। मेरी मदद करो, मेरी कार में एक घायल लड़की मौजूद है। रचना। आप इसे जानते हैं? हाँ, ये रचना है, डॉक्टर कार्तिक गौतम की पत्नी। आपकी बातों से लगता है कि आप रचना व उसके हस्बैंड को जानते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आप इन्हें कॉल कर उनकी वाइफ की परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं? ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि कार्तिक मर चुका है। क्या? हाँ, कुछ वक्त पहले इस जंगल के ही किसी हैवान जानवर के हमले में कार्तिक की जान चली गई। ओह। कार्तिक की मौत से रचना को जो सदमा लगा उससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। अचानक से हुई कार्तिक की मौत को रचना सहन नहीं कर पाई और जल्द ही वो बेचारी पागल हो गई। वैसे रचना आपको मिली कहाँ? NSG पर। वो अचानक से मेरी कार से टकराई।
NSC पता नहीं रचना हॉस्पिटल से भागकर कैसे उस खतरनाक रास्ते पर पहुंच गई। समर, एक मरीज के ऑपरेशन में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे साथ चलिए। ओह, मुझे जाना होगा। मुझे भी, वैसे भी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं हमारे गार्ड्स को यह कह देता हूँ कि वो आपको जंगल से बाहर तक छोड़ आएँ। रात के वक्त वैसे भी जंगल से गुजरने वाले रास्ते डरावने और भय हो जाते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आई तो अकेले ही थी ना, फिर यहाँ से अकेले जाने में कैसा डर। और रास्ता जंगल से गुजरे या शहर से, लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसे अपना सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता हो। आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं खुद को सुरक्षित रखना अच्छे से जानती हूँ। रचना को हॉस्पिटल पहुँचा देने के बाद शैली के मन को एक अलग सी सुकून मिला था। हाँ दिव्या, क्या हुआ? इतनी रात को कैसे याद किया? तेरे घर से आ रही हूँ। तेरे ऑफिस में कॉल किया तो पता चला कि तू काफ़ी देर पहले निकल चुकी थी और तेरा कॉल लग नहीं रहा था। है कहाँ तू? यार, माँ को मत बताना। मैं जंगल के NSC पर तहकीकात करने आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं कार कैसे पलट गई। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। शैली, क्या हुआ? तू ठीक तो है? सामने का नज़ारा भयंकर था। ओह माय गॉड, यह क्या? ज़ॉम्बीज? मुझे तुरंत ही जाना होगा। तुम्हारा सूट चार्ज हो जाए तो फेज़ 2 की तैयारी शुरू करेंगे। दिव्या, तुम पहले शैली का मामला देखो। यहाँ द ब्रेन मौजूद है। बुड्ढू के रहते तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शैली वाकई खतरे में थी, पर अपना बचाव वो किसी हद तक तो कर ही सकती थी। हे भगवान, ये कैसे विवश लोग हैं? ये तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। तो क्या ये आदमखोर ही जंगल में ही रही मौतों के जिम्मेदार हैं? अगर ये सच है तो आज मैं इनका शिकार बनूंगी नहीं, बल्कि मैं इनका शिकार करूंगी। शैली को खुद को संभलने में कुछ वक्त लगने वाला था, लेकिन वे आदमखोर शैली को संभलने का कोई मौका कहाँ देने वाले थे। इनमें तो अमानवीय ताकत है। शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये दिन आखिरी तो है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का नहीं, बल्कि इन शैतानों की ज़िंदगी का। ब्लू आई, तुम यहाँ कैसे? किस्मत से मैं यहाँ NSC पर मिल रही लाशों का रहस्य सुलझाने आई थी, और तभी मुझे तुम्हारी चीख सुनाई पड़ी। ओह, ये तो काफ़ी जल्दी समझ जा रहे हैं। ब्लू आई, इनके हमले भी खतरनाक हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चट्टान सीधे मेरे सिर से आ टकराई। हा, मैं अपने होश खो रही हूँ। और शैली अपनी जगह जम गई। वो समझ गई थी कि ब्लू आई के बाद उस विवश का अगला शिकार वो बनेगी, लेकिन तभी वो असामान्य बिजली, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि उस बिजली ने शैली में कैसे परिवर्तन किए थे। सीधे शैली पर गिरी और उस दृश्य को बेहोश होने से पहले ब्लू आई की हैरान होती नज़रों ने भी देखा। नहीं शैली! शैली अब शैली नहीं रह गई थी। उसमें आया बदलाव विवशों को उससे दूर भगाने पर मजबूर कर दे रहा था।
और जो सैली से दूर नहीं भाग रहे थे, उन पर सैली तक काल बनकर टूट रही थी। सैली के शरीर से निकली ऊर्जा न सिर्फ उन बेबसों को तकलीफ पहुंचा रही थी, बल्कि वो उनके शरीर को भी खंडित भी कर दे रही थी। कुछ समय पहले बेहोश हुई ब्लू आई ने भी अंततः अपने होश संभाल लिए। इन्हें किसने मारा और ये सैली को वो कहाँ है? सैली का ख्याल आते ही ब्लू आई उड़ते हुए हर दिशा में उसे ढूंढने लगी। जल्द ही सैली उसे मिल गई, जो वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। ओह सैली, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। ब्लू आई सैली को लेकर उसके घर आ गई। तू आराम कर, मैं बाद में तुझसे मिलने आऊंगी। रात को बेहोश हुई सैली की नींद सुबह उसके फ़ोन पर आए कॉल से खुली। कॉल उसके बॉस का था, जो उसके टाइम पर ऑफिस न आने की वजह से फ़ोन पर ही उसे फटकार लगा रहा था। ओह आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। ओह मेरा सर, लगता है बेहोश होने के बाद ब्लू आई ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। सैली को सबसे पहले रचना का ख्याल आया। वो उसकी खैर खबर लेने हॉस्पिटल जा पहुंची। मुझे रचना से मिलना है डॉक्टर, समर उसका इलाज कर रहा है। सॉरी मैम, पर ना तो यहाँ रचना नाम की कोई पेशेंट एडमिट है और ना ही कोई डॉक्टर समर यहाँ काम करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सैली के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया था, जिसका जवाब बड़ा ही खौफनाक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली कॉमिक्स आदमखोर जंगल।